ये बात है साल 2011 की, जब मैं पढ़ाई के लिए एक नए शहर में आया था और उस शहर में मेरी रहने की व्यवस्था कॉलेज के हॉस्टल में ही थी। उस हॉस्टल की बिल्डिंग थोड़ी पुरानी थी। उसकी ऊंची नीची दीवारें और खिड़कियों के लोहे के ग्रिल में जंग लगे हुए थे। हालांकि वो रहने लायक सही जगह नहीं था, लेकिन उस वक्त इतनी सोचने की फुर्सत नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना पता था कि अब अगले कुछ साल मुझे यहीं रहना है। मेरा जो कमरा था वो चौथे फ्लोर पर था, जिसे मैं 3 और लड़कियों के साथ शेयर करता था। हालांकि वहाँ रहते हुए शुरू में तो मुझे सब कुछ नॉर्मल लगा। नई जगह थी, नए दोस्त थे और वहाँ का एक्साइटमेंट भी नया था। हालांकि जैसा कि मैंने कहा, वो हॉस्टल ठीक ठाक था, बस उसमें एक दिक्कत थी और वो था उसके ठीक पीछे वाला रेलवे ट्रैक। वहाँ दिन के समय तो इसका एहसास नहीं होता था, लेकिन जैसे ही रात होती और ट्रेन गुजरती और पूरा कमरा हिलने लगता। खैर 3-4 महीनों तक वहाँ रहने के बाद ये सब मेरे जीवन का एक हिस्सा बन चुका था। पर फिर एक रात अचानक, रात के करीब 2:30 बजे मैं किसी चीख से जाग गया। वो आवाज़ एक औरत की थी और वो चीख थोड़ी लंबी और गहरी थी, जैसे कोई बहुत दर्द में कर्रा रहा हो। अचानक उस अजीब सी आवाज़ को सुनकर मैं तुरंत ही कमरे में यहाँ वहाँ देखने लगा। पर जब मुझे कुछ नहीं मिला तो मैंने सोचा कि शायद वहाँ कोई लड़की हॉस्टल में रो रही होगी। लेकिन मेरी दोनों रूममेट्स भी वो भी इन आवाज़ को सुनकर जाग चुकी थी। हम तीनों ने ही वो आवाज़ बहुत ही अच्छे से सुना था, पर तीनों को ही यही लगा कि बाहर कोई और लड़की रो रही होगी। पर वो आवाज़ उसके अगली रात हमें फिर सुनाई दी और फिर उसकी अगली रात, और फिर ये रोज़ का हिस्सा बन गया, ठीक उसी समय और उसी दर्द भरी चीख के साथ। ये सब हर रोज होता देखकर हॉस्टल में धीरे धीरे डर का माहौल बनने लगा था। लड़कियां पानी लेने तक अकेले नहीं जाती, बाथरूम तक जाने के लिए भी उन्हें जोड़ी बनाना पड़ रहा था। खैर उन दिनों मुझे इन भूत प्रेतों पर उतना विश्वास नहीं था, इसलिए एक रात मैं पानी भरने अकेले ही नीचे गया। लाइट्स थोड़ी डिम थी और गलियारे में वो हॉस्टल की पुरानी दीवारें सन्नाटों को और गहरा बना रही थी। तभी मैंने अपने पीछे धीमे धीमे कदमों की आवाज सुनी। पर जैसे ही मैंने पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था, इसलिए शुरू में मैंने इसे अपना वहम समझकर इस पर उतना तवज्जो नहीं दिया। पर जब मैं पानी लेकर लौट रहा था तभी वो चलने की आवाज मुझे फिर से सुनाई दी, इस बार और भी करीब से। हालांकि जब मैं तिरछे नजरों से पीछे देखने की कोशिश कर रहा था तो मुझे ना तो किसी की परछाई नजर आ रही थी और ना कोई मुझे अपने पीछे चलता हुआ नजर आ रहा था। पर फिर भी न जाने कैसे वो चलने की आवाज वो अब भी मेरे पीछे से ही आ रही थी। इसलिए एक बार मैंने हिम्मत करके फिर से पीछे पलट कर देखा। ये देखकर पल भर के लिए मेरी रीढ़ की हड्डी तक सुन पड़ गई। इसलिए मैं बिना पीछे देखे दौड़कर अपने कमरे में लौट आया। इस घटना के बाद से मैं बेचैन रहने लगा था। सोते वक्त हमेशा लगता था जैसे कोई शख्स मेरे कमरे के कोने में खड़ा है। इसके अलावा कभी कभी मैं नींद में हड़बड़ाकर उठता तो कभी अचानक मुझे ठंडी हवा का झोंका महसूस होता, जबकि खिड़कियां अक्सर बंद होती थी। इसके अलावा धीरे धीरे मेरी तबीयत पर भी असर पड़ने लगा। मैं थका थका रहने लगा था और पढ़ाई में भी मेरा मन नहीं लगता था। फिर एक दिन नीचे वाले फ्लोर की एक सीनियर से बात हुई। उसने मुझे सलाह दी कि अगर मुझे ठीक नहीं लग रहा तो मैं कमरा बदल लूं और कमरा बदलकर नीचे वाले कमरे में चले जाऊं, जहां का माहौल अक्सर शांत रहता है।
इसलिए मैंने अपने माहौल को तुरंत बदलने के लिए नीचे शिफ्ट करने का फैसला किया और फिर एक दोस्त के साथ मिलकर ग्राउंड फ्लोर में ही एक कमरा ले लिया। लगा कि शायद अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन असली डर तो अब शुरू हुआ था। वहां पहली रात ही लाइट्स बंद करने के बाद जैसे ही मैं लेटा, मुझे कमरे के एक कोने में कुछ नजर आया। उस कोने को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई खड़ा है, इसलिए कुछ पल तक मैं वहीं घूरता रहा, पर फिर खुद को समझाया कि शायद से मुझे अंधेरे के वजह से वहम हुआ है। पर अगली रात मैंने फिर से उसी कोने में वही साया देखा। वो अब की बार साफ दिख रहे थे। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक औरत की आकृति है, साड़ी जैसी कोई चीज पहनी हुई, बाल खोले, और वो बस खड़ी होकर मुझे देख रही थी। वो नजरें, उनमें ना तो कोई गुस्सा था ना कोई दर्द, बस एक ठंडी सुनहरी नजर जो भीतर तक चीर रही थी। अपने सामने उसे देखकर मैं हिल तक नहीं पाया। हालांकि मैंने जैसे तैसे करके लाइट्स जलाई, पर मेरे लाइट्स को जलाते ही वहां और कोई नहीं था। पर फिर से ये सब हर रात होने लगा। हर रात वो आती, उसी कोने में खड़ी होती और मुझे घूरती रहती। पर फिर एक रात कुछ अलग हुआ। रात के करीब 3 बजे जब मैं सोया हुआ था, तब अचानक मुझे करवट बदलते ही ऐसा लगा जैसे कोई मेरे पलंग के पास है। जब मैंने आंखें खोली तो देखा पलंग के कोने पर एक छोटा सा बच्चा बैठा हुआ था। वो करीब 5-6 साल का लग रहा था और आंखों में गहराई, ऐसे इंसान का वजूद जो अब नहीं था। वो मुझे बिना पलक झपकाए देख रहा था और ये देखकर मैं बेजान हो गया। ना चीख निकली और ना कोई आवाज। ये सब हर रात हमारे साथ हो रहा था। हमारे साथ जब भी ये होता तब हम डर के मारे चीखते थे, पर कोई भी हमारे चीख को सुनने वाला नहीं होता था। इसीलिए इन सब से तंग आकर अगली सुबह मैंने वहां के वार्डन के पास जाकर बात की। हालांकि वो थोड़ी देर चुप थे, पर उन्होंने कुछ देर बाद बताया कि जो रेलवे ट्रैक हॉस्टल के पीछे है, वहां बहुत साल पहले एक बड़ा हादसा हुआ था। ट्रेन जो है वो पटरी से उतर गई थी और उसमें कई लोग मारे गए थे, औरतें और बच्चे भी, जो कि बहुत दर्दनाक मंजर था। उसके बाद से वहां कुछ अजीब चीजें अक्सर होती रहती है। कई लड़कियों ने बताया है, लेकिन कोई भी कुछ साबित नहीं कर पाया। ये सब बताने के बाद वहां के वार्डन ने मुझे अंदर से मजबूत होने को कहा। उन्होंने कहा कि मजबूत बने रहो और डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। वैसे तो इन सब से क्या होना था ये तो मुझे नहीं पता, पर उस दिन के बाद मैंने मन ही मन फैसला कर लिया कि कोई भी कुछ भी कहे, मैं अकेला बाहर रात को नहीं जाऊंगा और उस कोने की ओर तो बिल्कुल नहीं देखूंगा जहां पर वो औरत और वो बच्चा दिखाई देता है। तो दोस्तों, आज के इस पहले घटना के बाद बिना किसी देरी के हम दूसरे घटना की ओर बढ़ते हैं। ये बात साल 2009 की है, जब मेरे एक दोस्त विक्की की शादी थी। उसकी शादी शिमोगा में तय हुई थी, जो कि बेंगलोर से कुछ 300 किलोमीटर की दूरी पर था। हम 5 क्लासमेट्स थे जो तब तक जिंदगी को बेफिक्री से जी रहे थे, और ये पहली बार था जब हम इतने लंबे सफर पर साथ निकले थे। हंसी, गाने, कॉलेज की यादें, हम हर मोड़ पर हंसते चलते जा रहे थे। वैसे तो हम शिमोगा दोपहर तक ही पहुंच गए थे, पर हमारे एक और दोस्त का पैतृक गांव थिरथहल्ली वहां से तकरीबन 60-65 किलोमीटर की दूरी पर था। इसलिए हमने शादी के एक दिन पहले वहां से घूम आने का सोचा। असली कर्नाटक की हरियाली, पहाड़ी रास्ते और शांत बागानों का नज़ारा पाने के लिए। वहां का सुपारी बाग भी सच में देखने लायक था।
सीधी सीधी कतारों में खड़े पेड़, नीचे गीली मिट्टी की महक और चारों तरफ एक थमी हुई सी शांति। वहां तकरीबन पूरा दिन बिताने के बाद हमारे वापस लौटने का समय आ गया था। तब शाम ढल रहा था और शिमोगा के वापसी का रास्ता 60-65 किलोमीटर दूर था। उस दिन हल्की सी बारिश हुई थी, इसलिए हल्की सी बारिश के बाद रास्ता और भी वीरान लग रहा था। मैं अपने दोस्तों से थोड़ा अलग ड्राइवर के बगल में बैठा हुआ था। गाड़ी धीमी धीमी चल रही थी क्योंकि सड़क घुमावदार और बारिश के वजह से थोड़ी गीली थी और धीरे धीरे अंधेरा होने की वजह से आगे सही से कुछ दिख भी नहीं रहा था। पीछे मेरे सभी दोस्त अपने मजाक में लगे हुए थे, लेकिन मेरी नज़र सामने थी, उस अंधेरे रास्ते पर जो हर मोड़ पर थोड़ा और अनजान होता जा रहा था। उसी बीच हम एक मोड़ से निकले ही थे कि अचानक गाड़ी की हेडलाइट की सीधी रोशनी में मुझे एक अजीब सी चीज़ दिखी। रास्ते के बीच कोई औरत सफ़ेद साड़ी में बीच सड़क पर लेटी हुई थी और उसके पेट पर एक लंबा सा मोटा चाकू था जो कि गाड़ी की हेडलाइट की रोशनी में तेज चमक रहा था। ये देखते ही मैंने अपने दोस्तों से भी गाड़ी के आगे देखने को कहा। उन्हें भी ये समझ नहीं आ रहा था कि वो औरत वहाँ क्या कर रही है। हम सभी को लगा कि शायद से एक गाड़ी रोककर हम सभी को लूटने का एक जाल है, इसलिए मैंने घबराते हुए ड्राइवर से कहा कि यहाँ मत रुकना। मेरे पीछे से बाकी दोस्तों ने भी यही चिल्लाना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर ड्राइवर ने झटके में गाड़ी घुमाई और उस औरत के पास से होकर साइड से निकल गया। उस समय गाड़ी की रफ्तार यही कोई 40 के आसपास रही होगी, लेकिन हम सबकी नज़रें उस औरत पर ही जमी हुई थी और फिर वो औरत गायब हो गई। एक पल वो वही थी, सफ़ेद साड़ी, खून, चाकू, और अगले ही पल सड़क खाली थी, एकदम साफ और सूनी सी। ये देखकर हम स्तब्ध रह गए। हम सब चुपचाप गाड़ी के सन्नाटे में एक दूसरे को देख रहे थे। हम सभी के मन में अब यही सवाल चल रहा था कि हमने अभी क्या देखा। हालांकि हम में से कुछ दोस्तों ने ऐसा भी सोचा कि शायद से उन्हें कोई वहम हुआ होगा, लेकिन सड़क के बीच उस औरत को हम सब ने ही देखा था। यही सब सोचते हुए हम आगे बढ़ ही रहे थे कि एक मोड़ के बाद अचानक हमें गाड़ी की छत पर किसी के गुजरने का आवाज आया। गाड़ी के ऊपर बिल्कुल ऐसा आवाज हो रहा था जैसे छत पर कोई है, कोई भारी चीज, और वो हिल रहा था। उस आवाज को सुनते ही हम सभी घबरा गए। हमें समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या है। उसी बीच पीछे वाली सीट से मेरे दोस्त चिल्लाने लगे क्योंकि उन्हें बाएं तरफ के दरवाजे के पास एक सफेद सा कपड़ा लहराता हुआ दिख रहा था। इसीलिए हम सभी ने जल्दी जल्दी गाड़ी के सभी खिड़कियों को बंद कर दिया और ड्राइवर से कहा कि वो गाड़ी और तेज चलाए। वो ड्राइवर भी हमारे तरह ही घबराया हुआ था और ऊपर से रास्ता गीला होने के वजह से वो पूरी कोशिश कर रहा था कि बिना किसी हादसे के वो तेज गाड़ी को वहां से ले जा सके। ऊपर छत पर किसी के चलने की आवाज अभी तक बंद नहीं हुई थी, इसलिए डर के मारे हम में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सभी की नजरें अंदर से छत की तरफ थी। सब चुप थे और उस आवाज के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे। पर तभी थोड़ी दूर आगे जाकर हमें ऐसा लगा कि गाड़ी के अंदर कोई बदबू फैल रही है। वो बदबू नमी और मिट्टी की नहीं थी, बल्कि किसी सड़े हुए चीज की थी। हालांकि ये मेरी कल्पना भी हो सकती थी, लेकिन वो बदबू मेरे सभी दोस्तों को भी आ रहा था और ये सब सभी खिड़कियों के बंद होने के बावजूद हो रहा था। इन सभी से हम सभी इतना डरे हुए थे कि हमने आगे के सफर पर इतना ध्यान नहीं दिया, बल्कि हम सभी ने चैन की सांसें तब ली जब हम सभी होटल पहुंचे। पर उस घटना को इतने करीब से महसूस करने के बाद
गाड़ी से उतरकर किसी ने एक दूसरे से बात तक नहीं की। सभी चुपचाप अपने अपने कमरे में चले गए। हालांकि अगले दिन हम शादी में शामिल तो हुए, लेकिन मन वहीं अटका रहा। इस बात को हुए तकरीबन 15 साल हो चुके हैं। हम सब अलग अलग शहरों में हैं और हम सभी की जिंदगी बदल गई है। लेकिन जब भी हम एक साथ होते हैं और पुराने दिनों की बात करते हैं तो वो रात जरूर लौटती है और हमेशा कोई ना कोई पूछता है कि अगर वो औरत वाकई में थी तो वो कहाँ गई। हालांकि इसका जवाब आज भी हम में से किसी को नहीं पता, बल्कि वो औरत शायद उसी मोड़ पर आज भी है, किसी और गाड़ी के इंतजार में। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो आयुष और उनके दोस्तों के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।